चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की जो हमारी क्लास है, आज हमने पढ़ना है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में तो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि हमारे पास वेरिएबल एक लोकेशन होती है जहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं। इसकी एक डेटा टाइप होती है, उस डेटा टाइप के मुताबिक उसकी मेमोरी रिज़र्व होती है और उसमें हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, या उधर से जब ज़रूरत पड़ती है तो हम वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं, वापस हमें वैल्यू वहाँ से मिल जाती है। ठीक है। तो लोकल वेरिएबल क्या है अभी? लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं डिफाइन विद इन ए फंक्शन और ब्लॉक। ऐसे वेरिएबल्स जो किसी फंक्शन के इनसाइड या किसी ब्लॉक के इनसाइड हमारे पास डिफाइन हो, तो हम उनको क्या कहते हैं? लोकल वेरिएबल। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि ये डिफाइन तो इनसाइड द फंक्शन या ब्लॉक होते हैं, एक्सेसिबल ओनली विद इन द फंक्शन और ब्लॉक। ये आपके पास यूज भी सिर्फ फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही हो सकते हैं। ठीक है। जहां पर आप इनको डिफाइन करेंगे वहीं पर ये यूज हो सकते हैं। अगर आप इसको ब्लॉक के इनसाइड डिफाइन करेंगे तो ब्लॉक के इनसाइड ही इस्तेमाल होंगे, फंक्शन के इनसाइड डिफाइन करेंगे तो इनसाइड ही डिफाइन होंगे और वहां पर ये एक्सेसिबल होंगे। आउटसाइड द फंक्शन ये आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे। Other functions and block can define the variables with the same name। ठीक है। अगर आपने एक फंक्शन या ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल का नाम रख दिया x, अब आपने दूसरे फंक्शन के अंदर वेरिएबल का नाम फिर से x रखा, तो कोई प्रॉब्लम भी आपके पास नहीं आएगा। सेम नाम से आप वेरिएबल रख सकते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर या डिफरेंट फंक्शन के अंदर। बेशक उनकी डेटा टाइप सेम हो डिफरेंट हो, कोई उससे इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ेगा। When a function is called, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, लोकल वेरिएबल इन द कॉलिंग फंक्शंस आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन द कॉल फंक्शन। ठीक है। जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपके पास एक्सेसिबल होंगे, उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपके पास इस्तेमाल होंगे, बल्कि आपके पास जो वेरिएबल्स के अंदर फंक्शन के अंदर वेरिएबल होंगे वो उसके अंदर ही कैलकुलेट होकर के उधर से आपको जस्ट एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे अगर उसमें कोई रिटर्न टाइप हुई तो। C++ does not allow nesting of function। ठीक है। C++ हमारे पास nesting फंक्शन अलाउ नहीं करता। जिस तरह हमने nesting लूप पढ़ी थी, nested if कंडीशन पढ़ी थी, फंक्शन के इनसाइड फंक्शन आपके पास अलाउड नहीं है C++ के अंदर, जबकि बाकी कुछ दूसरी लैंग्वेजेस में ये चीज़ अलाउड है। That is, you cannot include the definition of one function in the body of another function। आप एक फंक्शन की बॉडी के अंदर दूसरे फंक्शन की बॉडी को इंक्लूड नहीं कर सकते। फंक्शन को कॉल जरूर कर सकते हैं, इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप फंक्शन की बॉडी के अंदर दूसरा फंक्शन कभी भी नहीं बना सकते। अब लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। लोकल हमने देख लिया, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो इनसाइड द ब्लॉक, इनसाइड द फंक्शन या इनसाइड द स्पेसिफिक ब्लॉक आपके पास एक्सेसिबल होते हैं, उसके अंदर यूज होते हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर डिफाइन होते हैं। जबकि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड। ठीक है, याद रखें, आउटसाइड ऑल फंक्शन। ठीक है। आपके पास जितने भी फंक्शन है उनके आउटसाइड में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हो, कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया हो, तो इस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल जो होता है इसकी खुसूसियात क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट एक्सेसिबल टू ऑल फंक्शन विद इन इट्स स्कोप। ठीक है। तो ये आपके पास एक्सेसिबल होता है तमाम फंक्शन के अंदर जो इस स्कोप में आपके पास आ रहे होते हैं। तमाम फंक्शंस के अंदर वो एक वेरिएबल एक्सेसिबल होता है और उस नाम का दूसरा वेरिएबल आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही वेरिएबल आपके पास है और उसी नाम से आपके पास सब जगह में मौजूद है। ईजी वे टू शेयर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बिटवीन द फंक्शन। इसका फ़ायदा क्या है हमारे पास? हम डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान में डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शंस के दरमियान में अगर आपने डेटा शेयर करना है, और अगर एक वैल्यू फिर तो आप रिटर्न कर देते हैं, लेकिन मोर देन वन वैल्यू इस फंक्शन से आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक तरीका है हमारे पास ये भी है कि आप ग्लोबल वेरिएबल बना दें और वो वेरिएबल आपके पास मल्टीपल फंक्शंस के अंदर एक्सेसिबल हो। तो ये आपके पास बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। Scope of global variable is the form its point of definition to the program end।
ठीक है। अब हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल होता है, जहां से प्रोग्राम शुरू होता है, ठीक है, जहां से आपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, वहां से लेकर के जब तक आपके पास पूरा प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता, ग्लोबल वेरिएबल हर जगह एक्सेसिबल होता है। हर जगह उसकी वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, हर जगह उसकी वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास ग्लोबल वेरिएबल की सूरत में हो सकती हैं, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को आप कंटिन्यूसली यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ जितनी दफ़ा भी आप यूज़ करना चाहें, कोई आपके लिए मसला नहीं होगा। जबकि लोकल वेरिएबल जो होगा वो ब्लॉक से बाहर आप जाएंगे तो वो यूजेबल नहीं होगा, या फंक्शन की बॉडी से आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो लोकल वेरिएबल की वैल्यूज़ को आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे। उसके लिए अगर आपने एक्सेस करना है तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे, और ग्लोबल वेरिएबल्स आपके पास उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है। लोकल वेरिएबल लाइफ टाइम, लोकल वेरिएबल की लाइफ टाइम कितनी होती है, कितने टाइम के लिए वो रहता है। लोकल वेरिएबल ओनली एग्जिस्ट वाइल इट्स डिफाइनिंग फंक्शन एग्जीक्यूटिंग। तो ये आपके पास लोकल वेरिएबल जो है ये सिर्फ उस वक्त तक चल रहा होता है, उस वक्त तक हो रहा होता है जब तक आपके पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होती है तो आपके पास लोकल वेरिएबल की लाइफ भी खत्म हो जाती है, और उसके बाद लोकल वेरिएबल आपके पास एक्सेसिबल नहीं होता, और ना ही उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, ना उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ना उसको कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन टर्मिनेट, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल की जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है जब फंक्शन टर्मिनेट कर जाता है। Data cannot be retained in the local variable defined in the function between the call to the function, ठीक है। अब जो आपके पास किसी फंक्शन को आप कॉल करते हैं, तो कॉल करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं, ठीक है, कि आप उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को भी अपने पास रिटेन करके रख देंगे, बल्कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस वक्त तो वो चल रही है वैल्यू, लेकिन जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन एंड होती है और आपको वैल्यू रिटर्न होती है, या उससे स्कोप हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाता है, तो आपके पास वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो रिटेन नहीं करता, उसकी जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। इनिशियलाइजिंग लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को इनिशियलाइज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है। लोकल वेरिएबल की जो आपके पास वैल्यूज होती हैं वो इनिशियलाइज कौन करेगा, प्रोग्रामर करेगा, ठीक है। प्रोग्रामर उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। जबकि ग्लोबल वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज टू ज़ीरो, ठीक है। हमारे पास जो ग्लोबल वैल्यूज होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज होते जाती हैं ज़ीरो पे, ठीक है। जो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, मीन आपके पास इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, तो इस तरह की वैल्यूज आपके पास जो होती हैं वो इनिशियलाइज हो जाती हैं न्यूमेरिक पे। और नल करेक्टर के लिए, अगर आपके पास कोई करेक्टर वैल्यू आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो क्या होता है, नल आपके पास डिक्लेयर हो जाती है, ठीक है। लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स नेम, ठीक है, इनको नाम किस तरह से दिए जाएं। लोकल वेरिएबल्स कैन हैव सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कैन हैव सेम नेम्स एज ग्लोबल वेरिएबल्स। जिस तरह लोकल वेरिएबल को आप नाम दे सकते हैं, इसी तरह से आप ग्लोबल वेरिएबल्स को भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो कन्वेंशंस आपके पास लोकल वेरिएबल्स के लिए हैं, जो रूल्स आपके पास लोकल वेरिएबल्स के लिए हैं, ग्लोबल के लिए भी वही कन्वेंशंस हैं। When a function contain a local variable that has the same name as the global variable is unavailable from within the function। अगर आप ग्लोबल वेरिएबल कोई डिक्लेयर कर देते हैं और उसी नाम से कोई दूसरा वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन या इनसाइड द ब्लॉक भी बना देते हैं, तो आपके लिए ग्लोबल वेरिएबल उस ब्लॉक में, उस फंक्शन में वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो अनअवेलेबल होता है उस ब्लॉक में, उस सेक्शन में।
द लोकल डिफिनेशन हाइड्स और शोज द ग्लोबल डिफिनेशन। जब आपके पास लोकल डिफिनेशन आ गई तो क्या होता है, उसको हाइड कर देता है, ठीक है, या उसको शेडो कर देता है। तो आपके पास जो लोकल डिफिनेशन आने की वजह से ग्लोबल की जो डिफिनेशन है वो आपके पास शेडो में चली जाती है। मींस वो वेरिएबल तो रहेगा लेकिन उस स्कोप में लोकल वेरिएबल की वर्थ चूँकि ज़्यादा है तो लोकल वेरिएबल आपके पास इस्तेमाल होगा, ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होगा। प्रोग्रामिंग एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। इफ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स हैव डिफरेंट नेम्स, अगर आपके पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के डिफरेंट नाम हो फिर उससे क्या होगा, हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बना देते हैं, इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये जो वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पर, ये बेसिकली आपके पास जो है, ये मैं कल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर ये जो आपके पास वेरिएबल है ये, ठीक है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब ग्लोबल जी जी वेरिएबल को सर। यहाँ पर हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू आपके पास 0 पर इनिशियलाइज हो जाती है चूंकि इंटीजर है। उसके बाद हमने एक फंक्शन की प्रोटोटाइप यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। उसके बाद मेन फंक्शन को यूज़ कर देते हैं। उसके बाद इंटीजर एक्स लाइन नंबर 1 में लिख लेते हैं, सी आउट लाइन नंबर 2, द मैन इन द मैन टी इज इक्वल टू, टी की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास ये जो है ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है, इंट एक्स, जबकि ये टी जो है ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। मैं इसके साथ लिख लेता हूँ जी और इसके साथ मैं लिख लेता हूँ एल, ठीक है। ये आपके पास लोकल वेरिएबल है जबकि टी आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है। उसके बाद सी आउट करके है मैंने टी को प्रिंट कर दिया। फिर फंक्शन को, आपके पास जो ऊपर हमने फंक्शन प्रोटोटाइप दिया था, फंक्शन की डिफिनेशन बाद में आ रही है, फंक्शन को हमने एक्स की वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि सी आउट के अंदर टी की वैल्यू को दोबारा से प्रिंट कर दिया, ठीक है। आइए देखते हैं फंक्शन की डिफिनेशन में क्या हो रहा है। तो फंक्शन की डिफिनेशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन का नाम दे दिया इंटीजर और उसके बाद ए हमने इसको एक पास कर दिया, एक वेरिएबल पास कर दिया। और इस वेरिएबल पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वेरिएबल को जो कुछ वैल्यू आती है एज इट इज़ प्रिंट कर देते हैं। फिर हमारे पास टी की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं। फिर उसके बाद ए इज इक्वल टू ए प्लस 12, तो ए को एक नई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। फिर हम उसको प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा से टी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। फिर टी की वैल्यू के अंदर 13 को ऐड कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, ए को दोबारा से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जा करके टी को हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब इसका अगर आउटपुट हम देखें, ठीक है, तो जो आपके पास लाइन नंबर 2 से हमारे पास आउटपुट आता है, लाइन नंबर 2 इन द मेन फंक्शन, यहाँ पर अगर देखें तो टी की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 आ रही है। ये टी जो है ये आपके पास यहाँ पर 0 इसकी वैल्यू आ रही है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इस फंक्शन की जितनी भी लाइन्स हैं ये हमारे पास एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। हम आ जाते हैं इस फंक्शन में। जब इस फंक्शन में आ जाते हैं तो सी आउट में देखें, सबसे पहले जो ए की वैल्यू हम मिल रही है हम उस वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। ये क्लास में से रब्ता करो सब। चलो मैं रब्ता कर दूँ। तो हमारे पास यहाँ पर ए की वैल्यू जो 15 हमने यहाँ पर ली थी, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी, एक्स आपके पास यहाँ पर पास होके आ गया था और एक्स यहाँ पर आकर के ए बन गया, ए फिर प्रिंट हो गया। जब ए प्रिंट हुआ तो हमारे पास ये वैल्यू आपके पास 15 प्रिंट हो गई। फिर उसके बाद हमने दोबारा से टी की वैल्यू को प्रिंट किया, तो टी की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हुई। तो टी चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल से आ रहा था और उसको कोई वैल्यू हमने शुरू में नहीं दी थी तो इसलिए वो 0 पर डिक्लेयर था, तो हमारे पास ये 0 आ गया। उसके बाद हमने ए के अंदर 12 का इंक्रीमेंट कर दिया, 12 का इजाफा कर दिया, चूँकि 12 पहले था, 15 का इजाफा हो गया, तो आपके पास 12 जमा 15 टोटल आपके पास 27 हो गया। तो लाइन नंबर 8 इन द फंक्शन 1 ए इज इक्वल टू,
आपके पास ये ए जो है इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो लाइन नंबर 8 फंक्शन है, ये आपके पास 27 आ रही है, ठीक है। तो 27 वैल्यू आने के बाद हमने टी को दोबारा से प्रिंट किया यहाँ पर, तो टी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 आ रही है। उसके बाद अगर हम लाइन नंबर 9 में जाएं तो लाइन नंबर 9 में t इज इक्वल टू टी प्लस 13 हमारे पास आ जाता है। तो t की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, 0 प्लस 13 13 हो जाएगी। और उसके बाद सी आउट में ए की वैल्यू को प्रिंट किया और उसके बाद फिर टी की वैल्यू को प्रिंट किया। तो ए की वैल्यू जब हमने प्रिंट की तो ए की वैल्यू चूंकि ऑलरेडी 27 थी तो 27 आपके पास प्रिंट हो जाएगा, और टी की वैल्यू अपडेट होकर के 13 प्रिंट हो जाएगी आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के हमारे पास प्रोग्राम जो है ये फंक्शन जो है फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से फंक्शन ख़त्म होने के बाद आपके पास कंट्रोल बैक हो जाएगा और ये आपके पास ऊपर दोबारा से चला जाएगा। और यहाँ पर जब हम वापस आ जाएंगे तो ये इस लाइन में जो जिसके साथ में लिखा हुआ लाइन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पर आकर के कंट्रोल दोबारा से लाइन को प्रिंट कर देगा। और जब टी की वैल्यू प्रिंट होगी तो ये आपके पास 13 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। चूंकि टी की वैल्यू अपडेट हो गई है और ग्लोबल वेरिएबल के अंदर अपडेट होने के बाद यहाँ पर आ गई है तो ये नई वैल्यू आपके पास प्रिंट हो जाएगी। घर गए काफी दिन हो गए, 8-9 दिन हो गए आई जी से। सर ये आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आ रही है सर। अच्छा जी सर। अब इस प्रोग्राम में हम देख लेते हैं कि हमारे पास अगर लोकल और ग्लोबल वेरिएबल सेम हो, सेम नेम से आ जाएं तो हमारे पास किस तरह से बिहेव होगा। तो हम प्रोग्राम एक शुरू कर देते हैं, इंक्लूड आई स्ट्रीम कर देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std कर देते हैं। एक ग्लोबल वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इसको मैं जी लिख लेता हूँ आपको ताकि याद रहे ये ग्लोबल है। और उसके बाद एक फंक्शन उसी तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन बना दिया है, ठीक है। अब इस फंक्शन की डिफिनेशन नीचे वही जो सेम आपके पास उधर डिफिनेशन थी वही सेम डिफिनेशन इधर भी आ रही है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एक टी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने 15 डिक्लेयर करके यहाँ पर मैंने दे दी और ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब इसकी ये टी की वैल्यू मैंने असाइन की है, ठीक है। टी की जो हमारे पास टी आपके पास आ रहा था तो ये भी वही ग्लोबल वेरिएबल है, लेकिन इसको एक वैल्यू मैंने यहाँ पर असाइन कर दी है 15, ठीक है। 15 वैल्यू असाइन करने के बाद मैं इस टी की वैल्यू को प्रिंट करता हूँ। जब प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास इस लाइन का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे पास 15 इसका आउटपुट आ रहा है। उसके बाद फंक्शन कॉल होता है और फंक्शन को टी की वैल्यू पास होती है। जब टी की वैल्यू पास होती है तो ये वैल्यू मेरे पास होकर के आ जाती है इस फंक्शन में, ठीक है। इधर से जब आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन में टी की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आ रही थी लोकल वेरिएबल के अंदर वही टी की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये ए की वैल्यू आपके पास 15 आ जाती है। और जो टी की आपके पास जो ग्लोबल वेरिएबल था अगर उसकी वैल्यू आप यहाँ पर देखें ये, ठीक है, ये जो टी है इसके जो आउटपुट है ये भी मेरे पास फ़िलहाल 15 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ए में 12 का इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, 12 का इजाफा कर देते हैं ए में, तो ये लोकली अभी इजाफा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ए हमारे पास लोकल है वो इस फंक्शन का पार्ट है ना कि ग्लोबल है, तो ए में 12 का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमने ए को प्रिंट किया, ठीक है,
ये ए को मैंने दोबारा से प्रिंट किया तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27, ठीक है। और उसके बाद टी को हमने दोबारा से प्रिंट किया तो टी में तो कोई भी इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। तो टी की जो वैल्यू थी बेसिकली अगर आप देखें तो वो ए की ही वैल्यू थी, ठीक है। तो ए और टी आपके पास सेम आ रहे थे तो वही वैल्यू आपके पास टी में कॉपी हो गई, तो टी भी आपके पास यहाँ पर 27 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टी में हमने इजाफा किया, ठीक है। टी में हमने 13 का इजाफा कर दिया। अब टी में हमने चेंजेस किए, ए में कोई चेंजेस नहीं की, तो चूंकि सेम वेरिएबल हैं सेम उसको हो रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो टी में इजाफा हुआ तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ पर जैसे ही हमने प्रिंट की तो आप चेक करें, ठीक है, कि हमारे पास ये वैल्यू आपके पास ये आ गई 40, ठीक है। और ये ए की वैल्यू को चेक करें तो ये भी आपके पास टी की वैल्यू और ए की वैल्यू दोनों 40 हो जाती है। और उसके बाद जो आपके पास टी की वैल्यू जो हम ऊपर चले जाते हैं दोबारा से फंक्शन में, मेन फंक्शन में जाने के बाद, ठीक है, हम क्या करते हैं टी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो टी की वैल्यू आपके पास चूंकि चेंज हो चुकी है, ग्लोबल वेरिएबल होने की वजह से चेंज हो चुकी है, तो ये 40 आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं स्टैटिक लोकल वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास एक है लोकल वेरिएबल और एक है स्टैटिक लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल हमारे पास क्या है, लोकल वेरिएबल्स ओनली एग्जिस्ट वाइल द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। लोकल फंक्शन जो होता है आपके पास, आपको पता है कि सिर्फ उस वक्त काम करता है जब आपके पास फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। ऑल डिफाइंड ईच फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, आर रीडिफाइन इन ईच। और जब भी फंक्शन को आप कॉल करते हैं तो ये बार बार रीडिफाइन होता है मेमोरी में, ठीक है। पुरानी मेमोरी क्लियर हो जाती है और नया नया वेरिएबल आपके पास कॉल होता जाता है, ठीक है। लूज देयर कंटेंट व्हेन फंक्शन टर्मिनेट, ठीक है। तो इसके कंटेंट भी ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही इस फंक्शन को यूज़ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मेमोरी है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। इस मेरी मेमोरी में मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ, फंक्शन में एक्स इंट एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 5 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही फंक्शन को मैंने कॉल किया, फंक्शन को कुछ देर के बाद मैंने दोबारा से अगर कॉल करता हूँ, ठीक है, तो ये पुराने को क्लीन करके, पुराने को ये बिल्कुल क्लीन कर देगा, ठीक है। पुराना ख़त्म। अब दोबारा से फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो दोबारा से ये क्या करेगा, नई वैल्यूज दोबारा से उसके लिए रीडिफाइन करेगा, ठीक है। एंड एक्स इज इक्वल टू 5 वो दोबारा से मेमोरी में डिक्लेयर करेगा, पुरानी को क्लियर कर रहा है हर दफ़ा, जितनी दफ़ा भी आप करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह आपके पास x की वैल्यू अगर चेंज हो जाए, अपडेट हो जाए, नई वैल्यू आ जाए तो ये हर दफ़ा क्लीन हो जाती है और हमारे पास जो पुरानी वैल्यू होती है वो लूज हो जाती है, गुम हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू आपके पास ख़त्म ना हो, ये वैल्यू आपके पास स्टिल रहे, तो आप क्या करते हैं, फिर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। स्टैटिक लोकल वेरिएबल हम किस तरह से बनाते हैं, स्टैटिक लोकल वेरिएबल आर डिफाइन विद कीवर्ड स्टैटिक, ठीक है। इसके साथ हम कीवर्ड लगा लेते हैं स्टैटिक, ठीक है। लिखने के तरीके क्या है, स्टैटिक एंड काउंटर, ठीक है। ये स्टैटिक एंड काउंटर तो हम वैसे भी लिखते थे, लेकिन ये स्टैटिक का वर्ड जो था वो इसके साथ हमने इजाफी लगा दिया। are defined and initialize only the first time in the function execute, ठीक है। इसमें मजे की बात क्या होती है, आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और आपने जिस तरह हमने यहाँ पर लिखा काउंटर में, इसको सी लिख लेता हूँ, तो सी इज इक्वल टू 0 ये लिख लेगा, ठीक है। अब आपके पास फंक्शन कॉल हुआ फर्स्ट टाइम तो ये वेरिएबल बन गया। अब फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई लेकिन ये डिलीट नहीं होगा, स्टैटिक लिखने की वजह से ये डिलीट नहीं होगा, पड़ा रहेगा। अगर आप स्टैटिक नहीं लिखेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो ये दोबारा से डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब रिटेन देयर कंटेंट बिटवीन द फंक्शन कॉल, ठीक है। जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फॉर एग्जांपल फंक्शन कॉल करने के दौरान इसकी वैल्यू अपडेट होते होते हमारे पास 8 हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास जब इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से शुरू नहीं होगी बल्कि इसकी वैल्यू ऐड हो चुकी है तो वो ऐड ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, कहता है बेटर टू इनिशियलाइज व्हेन डिक्लेयर्ड, ठीक है। बेहतर तरीके से ये है कि जब आप इसको फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी वक्त इसको कुछ ना कुछ वैल्यू आप असाइन कर दें, जिस तरह इसने 0 कर दिया। बेहतर तरीका ये है, ठीक है। वैसे आप इसको बाद में भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, कोई पाबंदी आप पर नहीं है।
स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक प्रोग्राम एक बना रहे हैं, ठीक है, प्रोग्राम स्टैटिक एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, ठीक है, स्टैटिक और ऑटोमेटिक वेरिएबल्स का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो दोनों में क्या चीज़ फ़र्क होगी, किस तरह से हमारे पास आएगा। हम क्या करते हैं कि इंक्लूड एज स्ट्रीम कर देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस कर देते हैं। यहाँ पर एक टेस्ट के नाम से एक फंक्शन हमने प्रोटोटाइप दे दिया है। उसके बाद मेन फंक्शन को शुरू कर दिया। मेन फंक्शन के अंदर हमने एक सिंपल वेरिएबल बना दिया है, ठीक है, इंट काउंट, ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप लगा दी, काउंट इज इक्वल टू 1, काउंट इज लेस देन 5, काउंट प्लस प्लस, और टेस्ट फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, ठीक है। टेस्ट फंक्शन को कॉल करके टेस्ट फंक्शन को कोई पैरामीटर पास नहीं किया जा रहा, सिर्फ जो उसकी रिटर्न टाइप अगर कोई होगी तो आ जाएगी। अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी रिटर्न टाइप चूँकि वाइड है, यहाँ से कोई वैल्यू आपके रिटर्न नहीं होगी, बल्कि टेस्ट फंक्शन के अंदर जो काम होगा सो होगा वही हो जाएगा, और उसके बाद मेन फंक्शन आपके पास एंड हो जाएगा। अच्छा, जब ये लूप के अंदर कॉल होगा, हमारे पास काउंटर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जब हम आ जाते हैं, ठीक है, स्टैटिक एंड एक्स, ठीक है, हम स्टैटिक वेरिएबल एक्स के नाम से डिक्लेयर कर देते हैं और 0 पे इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, और एक सिंपल वेरिएबल बना देते हैं वाई के नाम से और उसको वैल्यू 10 असाइन कर देते हैं। फिर हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स में 2 का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये 0 पर इनिशियलाइज हो जाएगा, y को 10 वैल्यू मिल जाएगी, x को x प्लस 2 हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, x को हम प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये x को प्रिंट करते हैं और y को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। x को प्रिंट कर रहे हैं तो हम आपके पास x से प्रिंट होने के बाद क्या आएगा, 0 प्लस 2, तो आपके पास 2 आएगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू 10 थी और उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो वो आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आउटपुट आ गया। अब जब ये लूप का दूसरा चक्कर चलेगा, ये दोबारा से कॉल होगा। अब चूंकि ये स्टैटिक है, ये बार बार नहीं बनेगा, ये मेमोरी में रिटेन करेगा, मेमोरी में रहेगा, मेमोरी में x की वैल्यू 2 रहेगी, जबकि y की वैल्यू आपके पास कुछ भी नहीं रहेगी। दोबारा से जब इधर आएंगे तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, तो ये y को दोबारा से डिक्लेयर करेगा, y को दोबारा से 10 लिखेगा, ठीक है, y को जब 10 लिखेगा फिर उसके बाद x में 2 का इजाफा कर देगा, तो पहले 2 था तो इसको ये 4 बना देगा, ठीक है। 4 बनाने के बाद y में एक इंक्रीमेंट करेगा, y 10 था तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद इनको प्रिंट कर देगा। तो x आप देखें 4 प्रिंट हुआ पुरानी वैल्यूज को साथ रखते हुए, और y आपके पास चूंकि पुरानी वैल्यू को नहीं रख रहा था वो फिर से 11 प्रिंट हुआ। फिर से थर्ड टाइम जब लूप आपके पास कॉल होगी तो x की वैल्यू रिटर्न हुई है। अब x की ऑलरेडी जो वैल्यू 4 है, तो आपके पास जो नई वैल्यू x की आपके पास आएगी 2 के प्लस होने के बाद वो 6 आ जाएगी, और जो y की वैल्यू वो रिटर्न नहीं है तो y दोबारा से इनिशियलाइज होगा और उसमें एक इंक्रीमेंट होगा तो y 11 हो जाएगा फिर से, ठीक है। 11 होने के बाद दोनों प्रिंट होंगे तो x जो है आपके पास 6 प्रिंट होगा और y जो है वो आपके पास 11 प्रिंट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम x आपके पास 8 प्रिंट होगा और y जो है वो आपके पास 11 प्रिंट होगा। y की वैल्यू बार बार चूंकि इनिशियलाइज हो रही है, हर स्टेप में वो शुरू से आ रहा है, और x जो है वो अपनी वैल्यू को रिटर्न करके पुरानी वैल्यू को साथ रख के आ रहा है, स्टैटिक है, इस वजह से x का ये एडवांटेज आपको पास नजर आ रहा है।